नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम धामी ने कहा है कि उनका जीवन राष्ट्रवाद और सेवा की प्रेरणा देता है। उनके विचार आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है पेपर लीक मामले में सरकार का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में बनेगी एसआईटी। जांच पूरी होने तक परीक्षा परिणाम पर भी रहेगी रोक। पूरे मामले में शासन ने कड़े निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 1 महीने के भीतर जांच पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई अब देखने को मिल रही है राज्य सरकार की ओर से। और ये कहा गया है कि जांच पूरी होने तक परीक्षा परिणाम पर भी रोक रहेगी। तो पेपर लीक का ये मामला था और पूरे मामले पर अब शासन ने कड़े निर्देश, कड़ा रुख भी अपनाया है। तो 1 महीने के भीतर जांच पूरी करने के आदेश जारी किए गए हैं। और ऐसे में पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ा फैसला भी इस दौरान लिया है, जहां पर रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी का गठन होगा और एसआईटी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी। साथ ही 1 महीने का वक्त भी दिया गया है, जिसमें एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप देगी। और पूरे मामले में शासन ने कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। अब जैमर किस प्रकार आयोग लगाती है, अगर आयोग ऐसे कोई तथ्य या कोई सरकार से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेगी या मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेगी तो हम बताएंगे। वैसे जैमर लगाने का, किस कंपनी से लगाने का, ये सारा निर्णय आयोग लेती है। हमने कहा ना कि आयोग के वर्किंग में, डे टू डे वर्किंग में राज्य सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। अब देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी जांच करती है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, तो उस जांच से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एज पर प्रोसीजर अपना काम करेगी। यही एक उद्देश्य है एसआईटी गठित करने का, कि कोई भी फिक्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं है। जो रेलेवेंट इस परीक्षा से संबंधित जो तथ्य, जो जांच से बिंदु आएंगे, इसका खुला स्कोप है। पूरे राज्य का जुरिस्डिक्शन है। जो भी तथ्य होंगे, ये एसआईटी फ्री रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी उन सब तथ्यों को प्रोब करने के। सर, जो खालिद कल पकड़ा गया उस पर कोई अपडेट सर कुछ बताया हो उसने, क्योंकि क्या कुछ रहा है? देखिए, जो एसआईटी की जो हेड हैं इस समय, जया बलूनी, एसपी रूरल देहरादून, वो इस संबंध में आप लोग को ब्रीफ करेंगे। मेरे ख्याल से 6 बजे का टाइम उन्होंने अपनी ब्रीफिंग के लिए रखा है। तो इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स और आज तक की प्रोग्रेस। जी हाँ, फुली केपेबल मानते हैं। शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर। और अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है पुलिस का, वो बहुत थॉरो प्रोब हुआ है। बल्कि जो इमीडिएट 48 घंटे में जितने बिंदु वर्कआउट हुए हैं, एंड उनके साथ हम एसटीएफ साइबर सेल, जैसा कि निर्णय लिया गया है राज्य सरकार द्वारा, एक एसआईटी की पूरी टीम उनके असिस्टेंस की होगी और सुपरविजन रहेगा एक रिटायर्ड ऑनरेबल जज का। तो ये पूरी तरह कॉम्पिटेंट है टीम और इसका फ्री हैंड है, फ्री जुरिस्डिक्शन। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह का कड़ा रुख अब शासन ने अपनाया है पेपर लीक मामले को लेकर? हाँ, देखिए विशाल, अगर पेपर लीक मामले को देखें तो पेपर लीक मामले में जो है सरकार ने बड़ा फैसला लेना शुरू कर दिया है और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक एसआईटी की टीम गठित की जा रही है, जो जांच पूरी होने तक जो है आदेश जिनको ऐसे मिला है कि 1 महीने के भीतर उनको जांच पूरी करनी होगी, इस तरह के आदेश उनको दिए गए हैं। और साथ ही साथ
इस पूरे मामले पर शासन के कड़े निर्देश जारी हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नकल माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जो नकल जिहादी सूरत में जो है बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इस अगर मामले में देखा जाए तो जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं विशाल इसमें जो मास्टरमाइंड था उसकी जो है खिलाफ लगातार की जा रही थी। उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खालिद नाम का व्यक्ति है जो मास्टरमाइंड इसका बताया जा रहा है, जिसको गिरफ्तारी करने के बाद उससे पूछताछ लगातार की जा रही है, जानकारी हासिल की जा रही है कि आखिरकार उसका फोन किस माध्यम से वहां पहुंचा, किस तरह से फोटो बाहर भेजे गए। तो ये तमाम जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के बयान है, उन बयानों से खालिद के बयानों को मैच करके भी देखा जा रहा है कि आखिरकार जो उसने स्क्रिप्ट बताई थी कि इस तरह उसके पास पेपर पहुंचे और उसकी बहन ने बताया, तो क्या खालिद भी उसी तरह के बयान दे रहा है, तो वो भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। इसके चलते जो है ये कहा गया है कि 1 महीने के इसके भीतर पूरी जांच जो है SIT टीम करेगी और इस दौरान जो है जो परीक्षा का परिणाम है वो कहीं ना कहीं इस पर रोक रहेगी जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, जब तक परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। तो यानी कि पूरी तरह से जांच की जा रही है। जो वो केंद्र था जहाँ खालिद मौजूद था, कैसे उसने वहाँ की रेकी की, किस तरह से वो लगातार वहाँ का जानकारी जुटा रहा था और कैसे उसका साथ दिया गया है, ये भी पूरे साक्ष्य जो है वो जुटाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि केंद्र का कोई व्यक्ति संलिप्त तो नहीं है, तो उनको भी जो है संलिप्त मानते हुए उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो यानी कि देखा जाए तो SIT टीम लगातार अपनी जांच शुरू करेगी और इस पूरे मामले पर जो है पूरी रिपोर्ट शासन को देगी। उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। लेकिन इस बीच कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसको भी जो है कहीं ना कहीं हिरासत लेकर इस मामले से जुड़ा होने के चलते पूछताछ की जा सकती है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में एक नए पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस पुस्तकालय को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की स्मृति को समर्पित किया गया। उन्होंने कहा है कि ये पुस्तकालय आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा, प्रेरणा और अनुशासन का केंद्र भी बनाएगा। उन्होंने बताया कि इस पुस्तकालय में पारंपरिक किताबों के साथ साथ ई-लाइब्रेरी की भी व्यवस्था होगी, जिससे कोटद्वार क्षेत्र के विद्यार्थी और युवा निःशुल्क लाभ उठा सकेंगे। विपिन रावत पुस्तकालय कर्ण नगरी कोटद्वार में आज अपनी जनता को समर्पित किया है। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि एक पुस्तकालय हमने यहाँ पर खोला है। मैं अपनी माँ को भी याद करूँगी, उन्हें भी आभार दूँगी कि उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार में आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक पुस्तकालय कोटद्वार में खोला है। हम चाह रहे हैं कि बच्चों को एक ऐसी स्पेस दी जाए जहाँ वो आकर किताबें पढ़ें। इंटरनेट की व्यवस्था है पूरी तरह से, तो अगर कंप्यूटर अपने हम लगाएंगे, कंप्यूटर में अपने लैपटॉप लेकर आए, उनको क्यूबिकल्स छोटे छोटे जैसे आपने देखा है बनाएंगे, ताकि बच्चों को एक शांत वातावरण मिले और वहाँ पर वो पढ़ सकें। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कर्णवाश्रम पहुंचकर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा है कि कर्णवाश्रम बहुत प्रसिद्ध स्थल है और इसको पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। मगर स्थानीय लोग विधानसभा अध्यक्ष के इस सफाई अभियान को निराशाजनक बता रहे हैं। स्थानीय निवासी रुपेंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि कर्णवाश्रम राजा भरत की जन्मस्थली है, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कर्णवाश्रम की स्थिति जिसकी तस बनी हुई है। चल रहा है और उसकी तहत ये स्वच्छता का अभियान हम लोगों ने किया है। मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि जहाँ एक तरफ हमारे साथ हमारा वन विभाग है, नगर निगम है, साथ ही साथ यूथ फाउंडेशन जो कर्नल कोटियाल का फाउंडेशन है, उनके बच्चे जो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं भर्ती होने के लिए, उन्होंने भी समय निकाला है और बहुत बढ़िया काम बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत से कार्यकर्ता पहुँचे हैं, हम सभी पहुँचे हैं और ये प्रयास है कि जो कर्ण आश्रम है जो हमारा बहुत ही प्रसिद्ध है और हम इसको और भी भारत और विश्व के पटल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों को यहाँ लाकर ये भी दिखाने का प्रयास है कि ये एक हमारी पौराणिक जगह है और इस जगह को साफ सुथरा रखना, इस जगह को सुंदर रखना हम सबका कर्तव्य है। और उसी के तहत आज बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, महिलाएं, बहनें, भाई सब पहुंचे हुए हैं और हम लोग यहाँ सफाई करते हैं। देखिए, कोटद्वार के विधायक जी हैं, हमारी उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष जी आज सफाई अभियान चला रही हैं कर्णवाश्रम में। कहीं न कहीं साथियों, कोटद्वार का एक महत्वपूर्ण स्थान, हमारा भारत का पूरा एक महत्वपूर्ण स्थान, हमारा एक ऐतिहासिक स्थान कर्णवाश्रम है। यहाँ पर भरत का जन्म स्थान है, भरत की शिक्षा दीक्षा यहाँ पे हुई, महर्षि कर्णिक का आश्रम यहाँ पे रहा है। और भाजपा सरकार ने पिछले 9 सालों में
जब से भाजपा उत्तराखंड में आई है तब से भाजपा ने 9 साल से कण्वाश्रम की तरफ झांका नहीं है और देखा तक नहीं है, एक नया पत्थर वहाँ पे नहीं लगा है। आज आप सफाई की बात कर रहे हैं कि ऋतु खंडूरी जी सफाई कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सफाई का काम तो हमारे नगर निगम के कर्मचारियों का हुआ करता है। और वो आज आप देखेंगे कि सफाई के नाम पे हफ्ते में 1 दिन कर्मचारी आ रहे हैं और सफाई भी अधर में लटकी है। तो आज विधानसभा अध्यक्ष को विकास कार्य का शिलान्यास करने की जगह, उद्घाटन करने की जगह वो सफाई अभियान कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक है उनके लिए। ये डूब मरने जैसा काम वो कर रहे हैं। उनको जो बड़ी योजनाओं को वहाँ पे करना चाहिए था, कण्वाश्रम में झील को उनको करना चाहिए था, भरत की एक बड़ी मूर्ति वहाँ पे स्थापित होनी चाहिए थी, उसको पर्यटन की दृष्टि से उसको डेवलप किया जाना था। वो सारी चीज़ें ना करके ये केवल आज लोगों को फिर से गुमराह कर रहे हैं और फिर से लोगों को वही चुनचुना ये जुमला उनको दे रहे हैं। भाजपा की ओर से चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत बीते बुधवार को लोहाघाट पालिका सभागार में प्रबुद्ध जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता दर्जा मंत्री सुरेश भट्ट और विशिष्ट अतिथि दर्जा मंत्री श्याम नारायण पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है। वहीं मुख्य प्रवक्ता दर्जा मंत्री सुरेश भट्ट ने कहा है कि बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पग चिन्हों पर चलती है। बीजेपी वो पार्टी है जो अपनी जमीनी कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान भी रखती है। जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। विशेषकर सभी माताओं बहनों का देश भर में स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस थीम को लेकर के। उसी क्रम में आज यहाँ पर लोहाघाट में ये प्रबुद्ध सम्मेलन यहाँ संपन्न हुआ है। 21 तारीख को हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़े पेपर लीक मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खालिद की बहन साबिया से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश में आरोपी ने बताया कि वो परीक्षा शुरू होने से 1 दिन पहले यानी 20 तारीख को चोरी छिपे परीक्षा केंद्र में पहुंचा था, जहां उसके द्वारा छुपाकर मोबाइल फ़ोन रखा गया था। उस फ़ोन के ज़रिए ही परीक्षा पत्र की तस्वीरें खींच ली गई और वो तस्वीरें खालिद ने अपनी बहन साबिया को भेज दी। पुलिस के अनुसार साबिया ने ये तस्वीरें टिहरी जिले में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भेजकर प्रश्नों के उत्तर भी मंगवाए थे। देखिए, अभी तो हम ओपन इन्वेस्टिगेशन है। फिलहाल तक जितनी चीज़ें प्रकाश में आई हैं उसमें अभी तक केवल साबिया को भेजना और उसके थ्रू सुमन तक भेजना और उसके आगे फिर जो सोशल मीडिया पे आए हैं वही वाली स्टोरी है। लेकिन अभी अगर मैंने बताया आपको कि ओपन इन्वेस्टिगेशन है, अगर ऐसा कुछ और पता चलता है, हमारी टेक्निकल टीम भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि शासन द्वारा इसमें SIT की गठन कर दिया गया है और इसमें माननीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के पर्यवेक्षण में ये काम करेगी। और इसमें जो साइबर कमांडोज है उनको रखा गया है, जो हमारे साइबर के एक्सपर्ट्स हैं वो रहेंगे। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ होगी साइबर से रिलेटेड या फिर ऐसा कोई फ़ोन लाना है या फिर कोई भी टेक्निकल चीज़, तो वो हैंडल करें। 23 अगस्त की शाम ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभ्युदय स्टोर क्रेशर के समीप सड़क दुर्घटना में 2 अलग अलग बाइक सवार खनन सामग्री लदे पिकअप से भिड़ंत के बाद घायल हो गए। इनमें से एक बाइक सवार की गंभीर हालत को देखते हुए श्रीनगर रेफर किया गया, जहां युवक राहुल रावत ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत से गुस्साए चौंडा गांव के ग्रामीणों ने मृतक के शव के साथ बुधवार देर रात अभ्युदय स्टोर क्रेशर के सामने अपना विरोध जताते हुए प्रदर्शन भी किया। गुस्साए ग्रामीणों ने स्टोन क्रेशर पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि स्टोन क्रेशर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ है। वो बहुत गरीब परिवार था, बहुत वो है, एक ही लड़का उनका था, पिछले साल उनकी मौत हो गई थी। यहाँ पे जो दुर्घटना हुई है ये जो है सबसे पहले तो क्रेशर मालिक की गलती है। उसने कोई वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा है। आप वहाँ से गाड़ियाँ कोई यहाँ से आ रही कोई वहाँ से आ रही है। NH है, इसमें कम से कम 60-70 की स्पीड में तो हर गाड़ी चलती है। उसकी गलती से ये एक्सीडेंट हुआ है। और यही नहीं, इससे पहले भी कई यहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट हुए हुए जो लोगों ने मतलब बाल लोगों की जान बची है। तो ये सारी जो है इनकी गलती है और ये क्रेशर मालिक को ये संभालना चाहिए, वहाँ पे आदमी रखना चाहिए। कोई गाड़ी अगर
और फिर इसकी जो रोड है ऊपर से नीचे नीचे से जो ऊपर को आ रही है वहां पे जो एकदम चढ़ाई है, तो उसको हम गाड़ी वाले की कोई गलती नहीं मानेंगे उस पर, क्योंकि भाई वो तो प्रेशर में आएगा, नहीं आएगा तो नीचे जाएगा। दो बाइक वाले यहाँ से फुलसारी से थराले आ रहे थे, एकदम में जो स्टोन क्रशर यहाँ पे लगा है, जो इनका टोला आ रहा था, ये स्पीड से ऊपर आए तो इसके द्वारा ये ठुके और यहाँ से ये रेफर हो गए श्रीनगर गए। ये जो क्रशर वाले की लापरवाही, जो बिना गनर का, जो बिना गार्ड का यहाँ पे है, इसके कारण यह दुर्घटना हुई। और जो पीड़ित परिवार है उनकी जो आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो हमने यहाँ पे आंदोलन किया, उनको एक न्याय मिले। और जो इनकी व्यवस्था है, जहाँ भी क्रशर चलता है उसके ऊपर रोड के ऊपर दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इस पे क्रशर की मिली भगत होने के कारण अपने ये जो खनन माफिया बोलते हैं, खनन माफिया के जो बोलते हैं ये जैसे कि हम सीधे ऊपर सीएम और ऊपर ही इनकी बातचीत चलती है, इसके कारण यह दुर्घटना हो रही। ये 24 घंटे यहाँ पे जो दादागिरी करते हैं, जनता को बोलते हैं हम देख लेंगे। काशीपुर के अलीखा इलाके में हिंसा के बाद पुलिस चौकन्नी थी। जगह जगह जवान तैनात थे और उपद्रवियों की पहचान की जा रही थी। इस बीच कुछ लोगों ने अफवाहें उड़ाई कि पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो गई। अफवाह फैलते ही शहर में सनसनी फैल गई और हालत एक बार फिर बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया। लेकिन पुलिस ने समय रहते इस अफवाह का पर्दाफाश भी कर दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जो भी दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है। एसपी सिटी अभय सिंह ने कहा है कि माहौल खराब करने वाले, हिंसा फैलाने वाले, अफवाह फैलाने वालों की तलाश लगातार की जा रही है। यहाँ सभी को अवगत कराऊंगा कि 21 तारीख को भी इसी तरीके से गलत तथ्यों के आधार पे एक भ्रामक सूचना फैला करके और बिना किसी अनुमति के इसी तरीके से एक कार्यक्रम करके और अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया। उसमें न केवल आम लोगों के लिए बल्कि पुलिस के भी जीवन को जोखिम में डाला गया, सार्वजनिक संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। उसमें पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत करके लगातार कार्रवाई की जा रही है। चूंकि यह कार्रवाई हम इस चीज़ का जरूर ध्यान रख रहे हैं कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है, जो कि न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, जो अराजकता फैला रहे थे, जो शांति को चुनौती दे रहे थे, हम उन्हीं को करें। और इसी क्रम में जब ये अराजक तत्व मनमानी करने में उस समय नहीं सफल हो पाए, तो इसमें से कुछ हैं इस तरह के अराजक तत्व जो कि जिनको शांति रास नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें आम लोगों का भी सहयोग। हरिद्वार में हिंदू परिवारों को लगातार शिकार बनाया जा रहा है। पिरामिड कॉलोनाइजर की विवादित शुभम पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। संजीव गुप्ता और सरोज रावत पर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगे हैं। एचआरडीए ने कॉलोनी को अवैध घोषित भी किया है, लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण का धंधा जारी है। बता दें कि कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया है कि यहां बिना पुलिस वेरिफिकेशन के लोग रह रहे हैं और अधिकांश मुस्लिम समुदाय से आने वालों की मौजूदगी पर सवाल भी उठ रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान की, हिंदुस्तान छोड़िए पूरे वर्ल्ड में, मुसलमान की हिंदू के आस्था के बिंदु जो है, चाहे वो कलावा हो चाहे रुद्राक्ष हो, उनमें उनकी कोई आस्था नहीं है। वह एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत माला पहनकर या कलावा बांधकर जिहाद का काम करते हैं। और यही काम जो आप बता रहे हो, आजम नाम का व्यक्ति और उसका एक गैंग है जो कभी कलावा बांध लेते हैं, कभी रुद्राक्ष पहन लेते हैं और हिंदुओं को फंसाते हैं। और वे बहुत बड़ा उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का सुना है हमने काम है, और उसके माध्यम से हिंदुओं को फंसा करके उनके पैसे की लूट करते हैं और लूट करने के बाद फिर वहाँ उनका उत्पीड़न करते हैं उस कॉलोनी में। और कॉलोनी में इतना ही नहीं करते, वह कॉलोनी एक जिहादी गैंग को संचालित करने का वो केंद्र बन गया है, शुभम सिटी। इतना ही नहीं, उसमें कुछ हिंदू अपराधी किस्म के लोग उनका साथ दे रहे हैं। प्रमोद कुमार है जी, मैं भारतीय सेना से रिटायरमेंट हूं और मैंने 2020 के दौरान इनसे एक प्लाट परचेज करा था, जो कि मुझे बताया गया था कि रजिस्ट्री संजीव गुप्ता जी करेंगे। संजीव गुप्ता जी रजिस्ट्री पे जब हम रजिस्ट्री कराने के लिए रुड़की पहुंचे तो वे बोला जी संजीव गुप्ता किसी काम के कारण बाहर गए हुए हैं और ये रजिस्ट्री उन्होंने पावर दे रखी है, अब नागेश जी कर देंगे।
नावेद जी ने, हमारे पिताजी थे हमारे साथ में, उन्होंने ये पूछा कि भाई ये नावेद जी क्यों करेंगे जब रजिस्ट्री संजीव गुप्ता के नाम है। तो संजीव मैडम ने समझा बुझा के वो रजिस्ट्री हमारी करवा दी। चलो जी, हमारे पिताजी ने ये पूछा कि भाई कोई मुसलमान तो यहाँ मुसलमान व्यक्ति तो नहीं रहते। बोला जी यहाँ कोई मुसलमान नहीं है। आज की तारीख में स्थिति वहां ये है कि जब भी कोई समस्या लेके जाओ मैडम के पास में, गुप्ता जी तो आते ही नहीं है कभी भी सामने, वो मैडम करती हैं वहां सारा, इंचार्ज हैं क्योंकि वो मैडम वहां की, तो गुप्ता जी नहीं आते हैं। वो किसी भी जिहादी व्यक्ति आजम खान को बुलवा लेती हैं, वो हिंदू परिवारों को दबाते हैं, सब लोग उनसे डरते हैं, पर मैं नहीं डरता बिल्कुल भी उनसे। बीजेपी की सरकार में महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि सशक्त भी हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया गया है कि महिलाओं की भूमिका केवल सहायता प्राप्त करने तक नहीं रहे बल्कि वो भारत के विकास के जुड़े परिवर्तन में भी अहम भूमिका निभा सके। सरकार ने व्यापक और समावेशी रणनीति के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वच्छता और वित्तीय समावेशन को लक्षित करते हुए पहल शुरू की है, जिससे नारी शक्ति राष्ट्रीय प्रगति की आधारशिला बन गई है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का उत्थान करती है ताकि वो सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करें। महिलाएं आज के समय में स्वयं सहायता समूह का नेतृत्व कर रही हैं, उद्यम शुरू कर रही हैं, विज्ञान, रक्षा और खेल जगत में उत्कृष्टता हासिल भी कर रही हैं और राष्ट्रीय प्रगति को गति भी दे रही हैं। भारत की लगभग 67.7% जनसंख्याएं महिलाएं और बच्चों की हैं, इसलिए उनका सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक सुधार नहीं बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता भी है। जैसे जैसे भारत अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है, नारी शक्ति एक अजय शक्ति के रूप में उभर रही है, जो एक अधिक सशक्त, समावेशी राष्ट्र को एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर कर रही है। पिछले 11 वर्षों में एक समग्र जीवन चक्र आधारित नीतिगत ढांचा तैयार हुआ है। यह ढांचा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति और अभूतपूर्व नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहल ने विकास से हटकर महिलाओं के नेतृत्व वाली प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया है। शिक्षा, विशेषकर STEM कौशल विकास, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उद्यमिता और सार्वजनिक सेवा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जबकि कानून सुधार और श्रम संहिताएं, सुरक्षाएं समावेशी कार्यस्थलों को बढ़ावा देती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण कृषि सहायता जैसी योजनाओं ने महिलाओं के वित्तीय और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा भी दिया है, जिसमें वो जमीनी स्तर पर शासन, रक्षा, विमानन और उससे आगे के क्षेत्रों में नेतृत्व करने में सक्षम हुई है, जिससे समावेशी और निरंतर राष्ट्रीय विकास को भी बढ़ावा मिला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।